हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर। दोस्तों, यह लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते अपने क्वेश्चन। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, संविदा विधि की परिभाषा दीजिए। डिफाइन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, प्रोफेसर एंसन के अनुसार संविदा विधि की वह शाखा है जो उन परिस्थितियों का वर्णन करती है या उन परिस्थितियों को सुनिश्चित करती हैं जिनमें प्रतिज्ञाकर्ता प्रॉमिसर और वचन प्रॉमिस से बाध्य होता है। प्रोफेसर एंसन के अनुसार प्रॉमिसर प्रॉमिस से बाध्य होता है। जबकि सामान्य के अनुसार, सामान्य ने क्या कहा था, संविदा विधि ना तो पूर्ण रूप विधि है ना ही आभार विधि, बल्कि वह करार विधि है जो आभार उत्पन्न करती है। मीन्स एक दूसरे के ऊपर आभार उत्पन्न करती है। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दोनों पार्टी एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर दायित्व रखती हैं, आभार होता है एक दूसरे का। जैसे एक लोग रुपए देंगे तो दूसरी तरफ से उनको कोई वस्तु मिलेगी। ये एक आभार उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति, जैसे सामान्य के अनुसार था। दोस्तों, संविदा विधि वह विधि है जिसमें संविदा के आवश्यक तत्वों को परिभाषित किया गया है तथा जिसमें प्रवर्तन से संबंधित समान सिद्धांतों का निरूपण किया गया है तथा विशेष समुदायों के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इस संविदा विधि की परिभाषा थी जो प्रोफेसर एंसन के द्वारा भी बताई गई थी और सामान्य के अनुसार भी, इनकी अलग अलग है। तो आप जो समझ गए होंगे, संविदा की विधि की परिभाषा आ जाए तो आप सामान्य के अनुसार लिख देना या प्रोफेसर एंसन के अनुसार लिख देना। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर पहला था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में है, संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं। व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, एक संविदा के लिए उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, आइए इसको जानते हैं। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होते हैं। जैसे आपको पता ही है, जो एग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। धारा 10 के अनुसार एक करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। अगर कोई करार है, एग्रीमेंट है, उसको विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए ये आवश्यक तत्व होना जरूरी है। कौन कौन से? कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरा है, पक्षकार करार करने के लिए सक्षम हो। जो पक्षकार हो वो करार करने के लिए सक्षम होने चाहिए। तीसरा है, पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो। जो उनकी सहमति दी जा रही है एक दूसरे के प्रति, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, कोई दबाव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चौथा है, करार का विधिपूर्ण उद्देश्य हो। जो करार किया जा रहा है उसका जो उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर है, करार के लिए वैध प्रतिफल हो। जो करार किया जा रहा है उसमें प्रतिफल जो होगा वो वैध होना चाहिए। 6वां नंबर है, करार विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो। जो करार किया जा रहा है वो विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो। ठीक है, ये इसके कुछ आवश्यक तत्व थे जिसके द्वारा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। ठीक है, करार के पक्षकार प्राकृतिक व्यक्ति या कंपनी या निगम जैसे विधिक व्यक्ति हो सकते हैं। जो करार के पक्षकार होंगे वो प्राकृतिक व्यक्ति हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है या निगम जैसे विधिक व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल व्यक्ति नहीं, कंपनी भी आती है जैसे निगम, और निगम भी जैसे आते हैं विधिक व्यक्ति। ठीक है, यह समझ गए होंगे संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या है। ये प्रश्न नंबर हमारा दूसरा था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। भाई, प्रश्न नंबर तीसरे में है सामान्य प्रस्ताव। आइए इसको जानते हैं। सामान्य प्रस्ताव क्या है। जब प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर रखा जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। अर्थात सामान्य प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों से ना होकर जनसाधारण से की जाती है, परंतु संविदा सिर्फ उसी व्यक्ति से होती है जो प्रस्ताव का प्रस्थापना की शर्तों को पूरा
करता है। समान प्रस्ताव जब किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तभी संविदा का सृजन होता है। समान प्रस्ताव विज्ञापनों, लाउड स्पीकरों या किसी ऐसे साधन द्वारा किया जा सकता है जिसका प्रसार साधारण जनता में हो। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, पोस्टर चिपके रहते हैं कि बम्पर सेल, यहाँ पर इतने % छूट, या लाउड स्पीकर से बताया करते हैं यहाँ पर बम्पर सेल चल रही है, या जैसे जैसे ये हमारे जनरल प्रपोजल होते हैं, समान प्रस्ताव होते हैं। समान प्रस्ताव की विशेषता यह है कि यहाँ प्रस्तावक स्वीकृति प्रतिग्रहण प्राप्त करने के अपने अधिकार का अभित्यजन कर देता है। मतलब अगर वो जो समान प्रस्ताव चल रहा है, जो जनरल ऑफर है, उन्होंने बताया कि ये 60% यहाँ पर सेल है, ऑफ चल रही है, जो प्रस्तावक है जिसने प्रस्ताव भेजा है लाउड स्पीकर द्वारा या पोस्टर के द्वारा, उसने अपने स्वीकृति का अभित्यजन कर दिया है, मतलब उनकी तरफ से स्वीकृति है। इस प्रकार समान प्रस्ताव में स्वीकृतिकर्ता को प्रस्ताव की स्वीकृति या प्रतिग्रहण की सूचना देना आवश्यक नहीं है। मतलब जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने ऑफ़र दिया है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक्सेप्ट की है या नहीं की। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है तो उधर से उनको पता चल गया, ऑटोमेटिक प्रस्तावक की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अधिकार का अभित्यजन कर देता है। वो पहले से ही कर देता है कि आप अगर इसमें 60% ऑफ है, आप आइए और हमारे यहाँ से ले जाइए। आपने उसको देखा, सुना, आप गए, आपने ख़रीदा, तो ये हमारा समान प्रस्ताव होता है, जनरल ऑफ़र दिया जाता है। जैसे जो आप जानते ही होंगे, जनरली रोडों में लाउड स्पीकर द्वारा बजा करता है और पोस्टर चिपके हुए होते हैं, ये समान प्रस्ताव की कैटेगरी में आते हैं। आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। 14 है, स्वीकृति को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एक्सेप्टेंस। दोस्तों, जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है इस प्रस्तावना या प्रस्ताव के संबंध से अपनी अनुमति, सहमति संज्ञात करता है या संसूचित करता है, तब वह कहा जाता है कि प्रस्तावना प्रतिगृहित हुई या प्रस्ताव स्वीकार हुआ। जब प्रस्ताव प्रतिगृहित या स्वीकार हो जाता है तो वह संविदा का निर्माण हो जाता है। जैसे किसी ने उसको ऑफ़र दिया, प्रस्तावना दी, प्रपोजल दिया, और दूसरे ने उसको एक्सेप्ट करके बता दिया कि हाँ भैया डन है, हमने स्वीकार कर लिया, तब यह एक वैध संविदा का निर्माण होता है। अगर उसने नहीं किया तो ये वैध संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। मीन्स इसका एग्जाम्पल समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप अपने मकान को 40,000 में विक्रय करने की प्रस्तावना बा से करता है, ठीक है, मतलब बा को प्रपोजल रखता है। बा उस मकान को 40,000 में क्रय करने की अनुमति देता है कि हाँ भैया हम खरीद लेंगे। यहाँ बा द्वारा प्रस्तावना प्रतिगृहित की गई, यहाँ पर वो उसने स्वीकृति दे दी। तो आप समझ गए होंगे स्वीकृति के बारे में, डिफाइन एक्सेप्टेंस कैसे होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 14 था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। मानक संविदा क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम जानते हैं। मानक संविदा को अनिवार्य संविदा भी कहा जाता है। मानक संविदा को अनिवार्य संविदा भी कहा जाता है क्योंकि यह एक पक्षकार द्वारा दूसरे पर थोपी जाती है। मतलब थोपी जाती है, आगे इसको समझते हैं। या इसे निजी विधान भी कहा जाता है क्योंकि इस संदर्भ में यह संविदा इस प्रकार के नियमों की संहिता है जिसके आधार पर सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में मानक रूपी संविदाओं का प्रचलन तीव्र गति से हो गया है क्योंकि कुछ ऐसे संगठन या उपक्रम हैं जैसे LIC, भारतीय रेलवे आदि, इन्हें प्रतिदिन हजारों संविदाएं करनी पड़ती हैं। इन संगठनों, उपक्रमों एवं निगमों के लिए यह संभव नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की संविदाएं करें। इसलिए वे संविदा का एक मानक रूप छपवा लेते हैं जिसमें शर्तें रहती हैं। जो भी व्यक्ति संव्यवहार करना चाहता है उन्हें स्वीकार करें। स्वीकार करने वाला व्यक्ति संविदा की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकता और ना तो उसकी युक्तता के विषय में बहस कर सकता है क्योंकि संविदा की शर्तें
सभी व्यक्तियों के लिए समान होती हैं तथा इसके समझ स्वीकार करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रहता। जैसे नॉर्मली आप रेलवे में टिकट लेने जाते हैं तो वहाँ पर कई टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़ते हैं, आप कहते हैं नहीं भैया ये हमें नहीं चाहिए, आप यहाँ पर इसको काटिए, ऐसा नहीं होता। वो सबके लिए बराबर हैं। तो एक प्रकार से ये थोपी जाती हैं एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर। ठीक है ना, आप उस पर बहस कर सकते हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा संविदा करने के लिए। अगर आपको टिकट लेना है तो इतनी कंडीशन आपको समझनी होगी, ये आपके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। उदाहरण के लिए आ नामक एक महिला ने संविदा पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा एक कपड़े धोने वाली मशीन क्रय किया। एक कपड़े धोने वाली मशीन उसने खरीदा, बिना पढ़े हुए संविदा पर हस्ताक्षर भी कर दिए। संविदा में दी गई शर्तों के द्वारा मशीन के सभी दोषों से छूट प्राप्त कर ली गई थी। मतलब उसमें क्या लिखा था, उसमें जो टर्म एंड कंडीशन थी कि इसमें अगर कुछ बेकार होता है या कुछ ख़राब होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अंत में क्या हुआ, मशीन व्यर्थ साबित हुई, मशीन खराब हो गई। यहाँ पर हस्ताक्षर करने वाला बाध्य है, इसका कोई महत्व नहीं कि वह उसने पढ़ा नहीं, आप उसके लिए लायबल हैं क्योंकि आपको पढ़ना चाहिए था, तभी खरीदना चाहिए था। ये आप नहीं कह सकते कि हमने पढ़ा नहीं। तो आप समझ गए होंगे मानक संविदा के विषय में। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। स्वतंत्र सहमति क्या है? व्हाट इज़ फ्री कंसेंट? दोस्तों, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सभी करार संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के लिए चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मान्य संविदा में सम्मत ही बल्कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। धारा 14 में यह परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। इसके अनुसार ऐसी सम्मति को स्वतंत्र सम्मति कहा जाता है इसमें सम्मति, उत्पीड़न, असम्यक असर, अंडर इन्फ्लुएंस, कपट, फ्रॉड, मिथ्या व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, भूल, मिस्टेक से ना कराई गई हो। मीन्स ये 5 द्वारा ना कराई गई हो तो वह स्वतंत्र सम्मति माना जाता है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा अथवा अवरोध के कार्य करता है, अपनी सम्मत देता है, तब उसे स्वतंत्र सम्मत कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र सम्मत देने के लिए ये नहीं कि किसी को डरा धमका कर आप कर रहे हैं, किसी से फ्रॉड करके कर रहे हैं, सम्मति ले रहे हैं, किसी को धोखा देकर ले रहे हैं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसकी जो सम्मति होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। और स्वतंत्र के लिए ये 5 चीज़ें नहीं होनी चाहिए: उत्पीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन, भूल। ये आप समझ के होंगे। प्रश्न नंबर 6 था। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तथ्य की भूल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स? जहाँ किसी करार के दोनों पक्षकार करार के लिए सारभूत किसी तथ्य की बात के बारे में भूल के अधीन है, वहाँ करार शून्य है। धारा 20 ऐसी स्थिति में लागू होती है कि करार का निर्माण तो होता है लेकिन करार के पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में भूल करते हैं जो करार के लिए अत्यावश्यक एवं मर्भूत है। इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं? अगर तथ्य की भूल हुई है तो वह करार शून्य है। आवश्यक तत्व क्या क्या है? दोनों पक्षकार भूल के अधीन होने चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों पक्षकार भूल के अधीन होने चाहिए, भूल किसी तथ्य की होनी चाहिए, तथ्य करार का आवश्यक अंग होना चाहिए। ठीक है, जो तथ्य भूल रहे हैं वो करार का आवश्यक अंग होना चाहिए। जैसे कि कोई आदमी अपनी कार बेच रहा है किसी को, ठीक है, अब उसमें कुछ खराबी हो जाती है, जो बेचने वाला है उसको भी वो खराबी को नहीं पता चलता और सामने वाला है उसको भी नहीं पता, उसको पता है सब चम है। तो यहाँ पर वो जो गड़बड़ी हुई है जो बेच रहा है उसको भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी भी भूल हो रही है और सामने वाले को तो पता ही नहीं है तो उसकी भी भूल हो रही है। तो यहाँ पर दोनों पक्षकार करार के लिए तथ्य की बात में भूल के अधीन है। ठीक है, तो यह करार शून्य होगा। क्यों? अगर वो ले जाता है कार और चलाता है, वो गड़बड़ हो जाती है पहले से ही जो ख़राब थी, तो यहाँ पर वो करार शून्य हो जाएगा। वो लौटा सकता है
पैसे वापस कर सकता है। ठीक है, जो बेचने वाला था वो भी कहेगा कि भाई हमें ये पता नहीं था कि ये गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि उसकी भी भूल थी, उसको पता था कि सब सही है, इसमें सब सही है। ठीक है, तो उसकी भी भूल हो गई। तो यहाँ पर तथ्य की भूल के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विद की भूल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस्टेक ऑफ लॉ? प्रत्येक व्यक्ति को देश के समान वित्त का ज्ञान होना चाहिए। यदि वह कोई संविदा या समव्यवहार करता है तो संबंधित वित्त की जानकारी प्राप्त करना या व्यावसायिक व्यक्ति की सहायता लेना अपेक्षित है। वित्त की भूल के लिए उसे माफ़ी नहीं दी जा सकती। सिद्धांत यह है कि वित्त भी अनभिज्ञता दोष मार्जन का आधार नहीं हो सकता। यह सिद्धांत देश की समान वित्त संबंधी भूलों तक ही सीमित है। इस सिद्धांत के शब्द वित्त का आशय समान वित्त से है, ना कि व्यक्तिगत अधिकार से। कोई संविदा इस कारण ही सुनकड़ी नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त वित्त के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी, किंतु किसी ऐसी वित्त के बारे में जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, किसी भूल का वही प्रभाव है जो तथ्य की भूल का है। उतनी ही भूमिका होती है जितनी तथ्य की होती है। तो ये भी शून्य हो जाएगा वित्त की भूल। प्रत्येक व्यक्ति को देश की समान वित्त का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि कोर्ट समझता है कि भारत में सभी नागरिक को एज्यूम करता है कि लॉ का ज्ञान है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था ये लॉ होता है, ये भी लॉ होता है क्या, ऐसा नहीं कह सकते। ये प्रश्न नंबर 8 था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। असंभवता क्या होता है? इम्पॉसिबिलिटी, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इम्पॉसिबल, जो पूरा ना होने वाला। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 56 असंभवता के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि पश्चातवर्ती परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो संविदा शून्य हो जाती है तथा संविदा के पक्षकार संविदा के पालन के दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। या कभी कभी संविदा ऐसी होती है कि संविदा के समय ही संविदा का पालन असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में भी संविदा शून्य मानी जाती है तथा संविदा के पक्षकार संविदा के पालन के लिए बाध्य नहीं होते। ठीक है, जैसे कोई असंभव हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आपने कोई स्पेशलिस्ट चित्रकार है, आपने उससे पेंटिंग बनवाने के लिए एक करार किया, वो पेंटिंग बनाने के लिए। ठीक है, अब वो पेंटिंग बनाने से पहले ही ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। वो उस पेंटिंग बनाने का स्पेशलिस्ट था, तो ऐसी पेंटिंग बन नहीं सकती दोबारा। तो ये एक असंभव वाली बात हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। या आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिससे वो असंभव हो जाता है, तो वैसे करार शून्य होते हैं। ये हमारी असंभवता के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब जो फ्रस्ट्रेट हो गई, ये हमारी इम्पॉसिबिलिटी होती है। इम्पॉसिबिलिटी की संविदा जो कि शून्य होती है। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। प्रति प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉस प्रपोजल? प्रति प्रस्ताव उस समय होता है जब एक व्यक्ति एक प्रस्ताव करता है, मतलब एक व्यक्ति ने एक प्रस्ताव दिया किसी दूसरे को तथा दूसरे पक्षकार उस प्रस्ताव की जानकारी के पश्चात दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव की जानकारी मिली, उसे शर्त पर संविदा पूर्ण प्रतिग्रहित स्वीकार ना करके, उसने जो शर्तें रखी उसको स्वीकार ना करके एक अन्य प्रस्ताव करता है। जो दूसरा पक्षकार था उसने फिर प्रस्ताव किया दोबारा उससे, यहाँ भी संविदा का निर्माण नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक प्रस्ताव के उत्तर दूसरा प्रस्ताव भी एक प्रस्ताव ही होता है जो स्वीकृत सदृश लगता है। ऐसा लगता है कि उसने स्वीकार कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है, तो उसने काउंटर प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। आ बा को अपनी कार 30,000 में बेचने का प्रस्ताव करता है। आ ने 30,000 में बेचने के लिए कार को बा को प्रस्ताव किया। प्रस्ताव की जानकारी के पश्चात बा
कार को 25,000 में क्रय करने को तैयार होता है। तो उसने कहा कि 30 में नहीं लेंगे, हम 25 में लेंगे। यहाँ बा का 25,000 में कार खरीदने का प्रति प्रस्ताव होता है, ना कि आ के प्रस्ताव की स्वीकृति, क्योंकि वो 25,000 में उसने कार खरीदने के लिए प्रति प्रस्ताव किया है। उसको दोबारा से प्रस्ताव दिया कि हम 25,000 में खरीदेंगे। इसको आप स्वीकृति नहीं मान सकते प्रस्ताव की, ठीक है। ये हमारा प्रति प्रस्ताव होता है, क्रॉस प्रपोजल। तो दोस्तों ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।